दर्पण इतिहास का आप सभी को इतिहास बतलाने, सोए हुए को नींद से जगाने, वीरों का जो इतिहास आपने भुला दिया है उसी इतिहास के पन्नों से सच बताने हम लेकर आए हैं रेवा टीवी डिजिटल मीडिया का खास कार्यक्रम दर्पण इतिहास का। 2010 में मैं पहली बार लिखा कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी's arrival will be a rude shock for the favor driven culture of दिल्ली। जो बात आज सही पड़ी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे लेते हैं वही भारत की दुर्गति का समय बड़ा कारण है। इक्वल हक की लड़ाई लड़ी है, समान अधिकार की लड़ाई थी उनकी। वो मुस्लिम तुष्टिकरण का विरोध कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भारतवर्ष के अंदर मुस्लिम तुष्टिकरण करना हिंदू हकों का हनन करके ये देश के साथ धोखा करेंगे। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी के लिए एक खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। इतिहास के पन्नों से बात होगी। इसमें हमारे भारत देश की, अखंड भारत की, हिंदुत्व की और साथ ही हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने ये सारे शब्द अपने जीवन में आत्मसात किए, जिन्होंने आत्मतर्पण किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर जी की। कहा जाता है कि यू कैन एग्री विथ मी और डिसएग्री विथ मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। आप किसी के विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपके देश के बारे में सोचा, अखंड भारत की बात की और कहीं ना कहीं 2002 से एक शख्स है जिन्होंने बहुत करीब से मोदी जी को भी देखा और 2014 से लेकर अब तक भी देखा और उन्होंने एक किताब लिखी। वो किताब वीर सावरकर जी पर लिखी गई है और उसमें उन सारी बातों को बहुत ही कह सकते गहराई के साथ, वास्तविकता के साथ लिखा गया है जो हमसे छुपाया गया है। और ये किताब क्या है, किस प्रकार से वो किताब हमारे देश के युवाओं के लिए एक नितांत आवश्यक ग्रंथ बन गई है, इस विषय पर हम बात करेंगे आज के हमारे मेहमान से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक जर्नलिस्ट से। अब अगर वर्तमान की बात करूं तो सूचना आयुक्त बने हुए उदय माहुरकर जी से। जी हाँ, जिन्होंने अपने जीवन का जो सफर है वो एक राइटर के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में शुरू किया और आज वो सूचना आयुक्त हैं और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो बुक लिखी है वो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तो आइए देर ना करते हुए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उदय माहुरकर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय सर हमारे इस कार्यक्रम में और रेवा टीवी डिजिटल मीडिया के इस खास कार्यक्रम में कि वो इतिहास के पन्नों को आपने जीवंत रूप दे दिया है जिसे शायद हम सभी जानते नहीं थे और उस रहस्य से पर्दा उठाया है जिसके बारे में जानना आज भारत के हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस किताब के लिए जो आपने वीर सावरकर जी पर लिखी है। और दूसरी बात ये, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय सर हमारे इस कार्यक्रम में और रेवा टीवी डिजिटल मीडिया के इस खास कार्यक्रम में। और आपने जो कार्य किया है कहीं ना कहीं हम कहें कि वो इतिहास के पन्नों को आपने जीवंत रूप दे दिया है जिसे शायद हम सभी जानते नहीं थे और उस रहस्य से पर्दा उठाया है जिसके बारे में जानना आज भारत के हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस किताब के लिए जो आपने वीर सावरकर जी पर लिखी है। और दूसरी बात ये कि एक सफर जो आपने मध्य प्रदेश से शुरू किया, उसके बाद अहमदाबाद यानी कि आप गुजरात गए और फिर गुजरात से दिल्ली तक का सफर, तो कैसा रहा ये सफर एक जर्नलिस्ट से सूचना आयुक्त तक बनने का? ऐसा है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था बड़ौदा में, तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगा। एक भगवान का डायरेक्शन था ये। करीबी एक मेरे संबंधी थे जो क्रिकेटर थे बहुत बड़े। उस टाइम पे बड़ौदा के अंदर इंडियन एक्सप्रेस को एक क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट की आवश्यकता थी और मैं क्रिकेट पे बहुत अच्छा रिपोर्टिंग कर सकता था। जो रिपोर्टिंग का मेरा जो दौर है वो मैं जब फर्स्ट ईयर बीए में पढ़ता था जब से शुरू हुआ है। मतलब पत्रकार का मेरा जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हुई है जब मैं 19 साल का था और बाद में फिर
प्रभात जोशी नाम की एक बहुत बड़े पत्रकार थे, मध्य प्रदेश के जी। मूल, और राष्ट्रव्यापी नाम था उनका। जयप्रकाश नारायण से जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए थे। वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे। और जब बड़ौदा में ये स्ट्रिंगिंग बोलते हैं इसको, जो अपन जो पार्ट टाइम रिपोर्टिंग करते हैं उसको कहा जाता है स्ट्रिंगिंग। जब मैं जी। स्पोर्ट्स स्ट्रिंगिंग करता था इंडियन एक्सप्रेस के लिए, तो वो आए, और वो, मेरा जन्म भी इंदौर का है, वो भी इंदौर के रहने वाले हैं। तो बड़ी इनको जिज्ञासा हुई मेरे बारे में, और मेरे को पूछा कि और कहा स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ये मौका मिला तो मैं कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में मेरे ख्याल से कम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको जनरल रिपोर्टिंग में जाना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने ऑफिस में बैठे थे, वो मुझे याद है अभी, सीधा उन्होंने फोन लगाया अहमदाबाद। इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिशन था वो अहमदाबाद से निकलता था, बड़ौदा जी। उसके हाथ के नीचे था। तो और उन्होंने जो वहां पे उस टाइम मिस्टर कुट्टी करके एक सज्जन हुआ करते थे, कॉपी एडिटर, उनको कहा कि वो नंबर 2 थे कि भाई माहुरकर कल सुबह से कल से जनरल रिपोर्टिंग भी करेंगे स्पोर्ट्स के साथ। ये मेरी जर्नी हुई। इसके बाद 3.5 साल मैंने काम किया। फिर मुझे मौका मिला इंडिया टुडे ज्वाइन करने का। वो भी एक ऐसा ही एक भगवान का निर्देश था मेरे हिसाब से। रमेश मेनन करके एक वहां पे कॉरेस्पोंडेंट हुआ करते थे गुजरात के, वो छोड़ने वाले थे, और उनको ये जवाबदारी दी गई थी इंडिया टुडे द्वारा कि आप अपनी जगह एक अच्छा आदमी हमको लाके दीजिए। जी। तो उन्होंने मुझे चुना, मेरा इंटरव्यू भी हुआ। वो भी एक भगवान का ये था कि मेरा इंटरव्यू होने के बाद करीबन 4 महीने तक मुझे कोई इत्तेला नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक दिन सडनली एक लेटर आया कि भाई आप सिलेक्ट कर दिए गए, आपको पगार डिस्कस करने के लिए दिल्ली आना है। लेकिन मेरी एक जो शक्ति थी जो मुझे काम लगी, कि मैं हमेशा जब डिबेट होती थी समाज के अंदर, तो मैं अपने हित अहित को दूर रख के हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहने का प्रयत्न करता। ये मेरी मूल क्वालिटी है। मतलब कोई चीज मुझे रास नहीं आ रही है ना, मुझे पर्सनली, लेकिन देश के हित में, समाज के हित में, तो मेरा प्रयत्न ये रहता था कि मैं जो देश के और समाज के हित में उसके साथ खड़ा रहूं। इसने मेरी प्रगति में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि इसमें क्या है, खुद का मन मानना पड़ता है। अभी एक सज्जन मेरे घर पे थोड़े दिन पहले आए थे, एक पार्टी में है वो, और उस पार्टी का ही इतना वो अहितकारी बात कर रहे थे कि मुझे बड़ा वो लगा कि सज्जन को इतना दिया और ये इतनी नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं। उनके जो 2-3 व्यक्ति थे उनको मैंने पूछा कि भाई इतने नाराज क्यों है ये? तो उन्होंने कहा कि साहब इनको इतनी इनकी आशा थी और इनको इतना नहीं मिल रहा है, इसके लिए नाराज है। इस टाइप के मौके मेरे सामने बहुत आए। एक तरीके से हित मेरा का हनन हो रहा था, लेकिन समाज और देश का फायदा हो रहा था। तो मैंने हमेशा वही रास्ता चुना जिसमें समाज और देश को फायदा हो। इसमें मेरी प्रगति का बहुत बड़ा रोल है। अनुकूल कई बार नहीं होता। आजकल एक समाज की रचना ऐसी हो रही है धीरे धीरे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगा जीवन में, वो एक फ्रेम के अंदर ही करूंगा, उसके बाहर नहीं करूंगा। उसके आधार पे भगवान मुझे दे वो दे, न दे तो भी मुझे मंजूर है। तो ये मेरी जर्नी रही इंडिया टुडे के अंदर। यही कारण था कि इंडिया टुडे में जब इंडिया टुडे में आया और 2002 में जब गुजरा वाला वाक्य हुआ, तो मेरा रिपोर्टिंग है वो सब में बैलेंस रिपोर्टिंग है। सब कहते हैं कि ये प्रो मोदी रिपोर्टिंग है, मैं नहीं कहूंगा। कई लोग ऐसे थे मेरी ऊपरी जो चाहते थे कि मैं जो इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर एक पर्टिकुलर लाइन लूं, आइडियोलॉजिकल लाइन लूं, लेकिन मैंने नहीं ली। मैंने सत्य रिपोर्टिंग किया। कई लोगों ने कहा कि ये प्रो बीजेपी रिपोर्टिंग है, प्रो मोदी रिपोर्टिंग है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो प्रो फैक्ट रिपोर्टिंग। और इसकी वजह से काफी मुझे नामना मिली पूरे देश में। उस टाइम पे हिंदी एडिशन निकलता था इंडिया टुडे का, उसमें बहुत मेरे प्रशंसक बढ़े। उसके अंदर यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जब मैं टूर करने लगा बाद में, तो मुझे मालूम पड़ा कि कितने लोग मुझे जानते कैसे हैं। इसके लिए जानते हैं कि हिंदी पढ़ते थे वो, हिंदी एडिशन। उनको लगता था कि भारत में एक ही पत्रिका सही रिपोर्टिंग कर रही है, वो है हिंदी एडिशन इंडिया टुडे। तो इस आधार पे मैं बढ़ा। इसमें मुझे नामना भी मिली। फिर बाद में जब श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, बाद में मुझे एक किताब लिखने का मौका मिला श्री नरेंद्र मोदी के 13 साल के कार्यकाल पे गुजरात में। वो मैंने एक्सेप्ट किया और वो किताब बड़ी अच्छी निकली, सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जो भी माइंड इन गवर्नेंस क्या है, इसको जो जानना चाहता है उसके लिए वो किताब पढ़ना बड़ी आवश्यक। और ये हेजियोग्राफी नहीं है, इसमें क्रिटिकल एलिमेंट है, क्रिटिकल एवोल्यूशन किया है हमने उस टाइम के चीफ मिनिस्टर, आज के प्रधानमंत्री। फिर ये परिस्थिति ऐसी हो गई कि ये जीत के ये दिल्ली आ गया। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा वाक्य हुआ कि 2002 से 2008 तक जो विकास कार्य थे गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी के,
उनका एक तरीके से वो भी समाज के सामने लाने का काम मेरे हाथ से ही हुआ। नरेंद्र मोदी को अच्छे कम्युनिकेटर है, वो अच्छी स्कीम लाते थे, वो मुझे फोन करते थे कि मैं ये स्कीम कर रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं बोलते थे कि आप स्टोरी करिए, लेकिन मुझे खुद को ऐसा लगता था कि ये तो स्टोरी है मेरे लिए बहुत बड़ी। तो ऐसे करके मैंने जो उनका जो विकास यात्रा है 2003 से लेके 2008 तक की, वो करीबन 70% मेरी स्टोरीज होंगी जब तक मेरा। उससे मुझे खूब नामना मिली, क्योंकि नरेंद्र भाई की भी नामना बढ़ती गई, साथ ही मेरी नामना भी बढ़ती गई। और फिर 2010 में मैं पहली बार लिखा कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन चुके हैं। वो भी शायद दिखने वाला मैं पहला था पूरे देश के अंदर। उससे मेरी नामना हुई, क्योंकि उसमें क्या लोगों को लगता था कि नरेंद्र मोदी के बारे संदर्भ में सही रिपोर्टिंग करने वाला ये एक ही पत्रकार है, या बहुत कम पत्रकारों में से ये एक ही पत्रकार है, ऐसा लोग मानते थे। अच्छा, इस दौरान ऐसा नहीं कि नरेंद्र भाई की मैंने क्रिटिकल स्टोरीज नहीं की मैंने क्रिटिकल स्टोरीज भी की हुई कई, लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी वो तो नेचुरल है बिल्कुल। उनकी जो गवर्नेंस की स्टाइल है, उनका जो थिंकिंग। 2010 में मैं पहली बार लिखा कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन चुके हैं। उसको काफी एक तरीके से समाज में लाने का काम मैंने किया। और 2010 में जब मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे, और वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए, उसकी भी खूब मुझे नामना मिली। जैसे कि मेरी जो किताब है सेंटर स्टेज, ये प्राइम मिनिस्टर बने उसके 1 महीने पहले रिलीज हुई थी दिल्ली में। तो मुझे एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया मेरा, उसमें कई प्रश्न पूछे, तो मैंने एक जवाब मुझे याद है आज भी। मैंने कहा था कि मेरी बड़ा स्पष्ट था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना, ये दिल्ली का जो फेवर ड्रिवन कल्चर है, मतलब निपोटिज्म वाला, करप्शन वाला फेवर ड्रिवन कल्चर, उसके लिए बहुत बड़ा शॉक होगा। नरेंद्र मोदी's arrival will be a root shock. Narendra Modi's arrival will be a root shock for the favor driven culture of Delhi. जो बात आज सही पड़ी। तो मैं अहमदाबाद में ही था। कई लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे दिल्ली में लेके आ गए, गलत बात है। इंडिया टुडे ने कहा कि आप दिल्ली आइए। तो दिल्ली मैंने करीबन 5 साल काम किया अच्छी तरह। खूब नरेंद्र भाई की खूब सारी स्टोरी दिल्ली में भी की मैंने। एक मेरी स्टोरी थी ट्रांसफर पोस्ट, एंड ऑफ ट्रांसफर पोस्टिंग राज। किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री थी दिल्ली के अंदर, जिसको उन्होंने खत्म कर दिया। बहुत अच्छी स्टोरी थी, पढ़ने लायक स्टोरी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जीवन के अंदर कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे लेते हैं, वही भारत की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख देके पोस्टिंग लेगा, वो पहला काम क्या करेगा? पहला काम वो करेगा पैसा बनाने का। तो ये भारत की जो दुर्गति हुई है, भारत का जो प्रोग्रेस नहीं हो पाया अभी तक जितना होना चाहिए था, उसका मूल कारण है ट्रांसफर पोस्टिंग राज। या तो अगर पैसे नहीं लिए जा रहे हो, तो साहब फलाने का आदमी, बड़ा आदमी, इसको बना दे, काम में लगेगा। मतलब प्रजाहित को ध्यान में रख के पोस्टिंग देश में पहली बार हो रही है। हाँ, पहले होती होगी, जब कांग्रेस की सरकार आई, जब ईमानदार लोग थे, मेरे ख्याल से 1966-69 तक अच्छी अच्छी पोस्टिंग जरूर थी अच्छे ऑफिसरों को। उसके बाद में एक नेपोटिज्म घुस गया, एक करप्शन घुस गया पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, और बाद में फिर ये पोस्टिंग इस टाइप की होने लगी, या पहचान से या पैसे देके। तो वो स्टोरी बड़ी अच्छी थी मेरी, और बाद में खूब सारी स्टोरीज की। और फिर लास्ट ईयर अचानक मुझे मालूम पड़ा कि मुझे केंद्रीय सूचना आयुक्त बनाया जा रहा है। मुझे एक फोन आया कहीं से, सरकार में से, मेरी परमिशन लगी। तो मैंने भी कहा कि एक नया ये एक अनुभव लेना चाहिए मुझे, पत्रकार तो रहा मैं, और मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और मेरा 1 साल का जो अनुभव है वो बड़ा अच्छा है। आरटीआई का पूरा जो सिस्टम है, मैं आरटीआई की जो कोर्ट है सेंट्रल, उसका मैं जज हूँ। इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब सेंट्रल आरटीआई कोर्ट का जज है ना। तो इसमें सेकंड अपील हमारे पास आती है। तो मेरे पास अभी जो डिपार्टमेंट है वो पावर है, एनवायरमेंट है, रेलवे है, आपका ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर है। फिर मेरे पास केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है ये सब। और काफी कुछ तब्दीली की आवश्यकता है, एक अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है आरटीआई के अंदर। लेकिन कुल मिला के एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मदद करने वाले ये पूरा एक टूल है, समझे ना। तो जो लोग समाज हित से जुड़े हुए हैं, जो लोग समाज हित को सर्वोपरि मानते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है एक तरीके से। तो इसका एक नया अनुभव पिछले साल। जी जी। और इतने मतलब मैं ये कहूंगी कि बिजी होने के बाद आपने जो बुक लिखी, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन,
उसको आपने क्या सोच कर लिखा, किससे प्रेरित होकर लिखा? क्योंकि अगर हम बात हमारे भारत की करें, तो वीर सावरकर जी का नाम लेना ही अपने आप में ये है कि जो एक हमारे देश का लेफ्ट तबका है, वो आपको अपना विरोधी तो मानेगा ही, साथ ही साथ देशद्रोही भी मानता है। क्योंकि उनका जब नाम लिया जाता है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने ही विभाजन की बात की, इन्होंने ही कट्टर हिंदुत्व की बात की। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जब आपने ये बुक लिखने का कॉन्सेप्ट शुरू किया और जब आपने ये साक्ष्य इकट्ठे किए और पब्लिक के बीच में ये बुक लानी चाहिए, तो क्या कॉन्सेप्ट था आपके दिमाग में और किससे प्रेरित होकर ये बुक आपने लिखी? आज से करीबन 26 साल पहले शुरू किया था, 1996 के आसपास, है ना। सावरकर का मुझे जो ज्ञान था वो ये था, मुझे जो ज्ञान था वो ये था कि मेरे पिताजी मुझे कहते थे छोटेपन में, जब मैं छोटा था, 8वीं 7वीं 8वीं 10वीं के अंदर, कि सावरकर भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन सावरकर को देश और कांग्रेस ने बहुत अन्याय किया, उनकी देशभक्ति की कदर नहीं की। ये बात मेरे मन में छोटेपन से सेट थे बिल्कुल। 1996 में, 96 के आसपास, एक मेरे दोस्त थे अरविंद बोसनिया करके, जिन्होंने सावरकर में मेरी रुचि बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दो चीजों रोल प्ले किया उन्होंने। मेरा कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों का जो मेरा नॉलेज है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी रुचि उन्होंने जगाई, सावरकर में भी रुचि उन्होंने जगाई। उस जमाने में एक सज्जन हुआ करते थे जो सावरकर का लिटरेचर उनके पास था। जब हम दोनों बात कर रहे थे सावरकर जी के बारे में, तो वो सज्जन हमारे बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप लोग सावरकर की बात करें? हाँ। बोले मेरे घर पे बड़ा मटेरियल है उनका, आप आना चाहोगे? हाँ। हम गए तो सावरकर की क्या हालत थी आप देखिए। मैं बड़ा अचंभे में पड़ गया कि वो था सावरकर भक्त, उसको कोई होप से नहीं थी कि सावरकर की आइडियोलॉजी, सावरकर रिवाइव होंगे, ऐसा कोई उसको, कोई मन में उसको ऐसे कोई होप सी नहीं थी। तो उसने लॉफ्ट होता है, लॉफ्ट, बाथरूम के ऊपर का जो लॉफ्ट है, उसमें सब किताबें रखी थी, उस लॉफ्ट के ऊपर बिल्कुल धूल में थी वो किताबें। वो किताब हम लाए, उनमें से एक किताब मेरे सामने आई, जिसमें करीबन 15 आर्टिकल थे सावरकर जी के। इतने पर्याप्त आर्टिकल थे कि 15 आर्टिकल जो आदमी पढ़ ले, वो सावरकर कौन है उसको मालूम है, उनके उनके बलिदान के बारे में, उनका जो राष्ट्रीय सुरक्षा की विजन थी उसके बारे में, और उन्होंने जो प्रयास किए भारत के विभाजन को रोकने के, उसके बारे में। तो मैं लकी था कि सावरकर का तो क्या हजारों पेज है उनके, कविता है उनकी, कई चीजों पे समाज सुधार के ऊपर भी किताबें हैं उनकी। पर मेरे हाथ में जो पहली किताब आई वो ऐसी आई कि पूरे सावरकर मेरे सामने खड़े हो गए एक 15 दिन के अंदर, आप समझे। तो मुझे बहुत ही उनके लिए सम्मान की भावना थी मेरे मन के अंदर। तो तब से मैंने सावरकर जी को अपने पहली बार डिफेंड किया था 2003 में। ये वो दौर है, 2003 के अंदर ही सावरकर के ऊपर ही आक्षेप होना शुरू हुए। मेरा ऐसा मानना है कि जितनी मुस्लिम वोटों की भूख की आवश्यकता होगी, उतनी ही आवश्यकता सावरकर को बदनाम करने की होगी उन लोगों के लिए जो मुस्लिम मुस्लिम वोटों के भिखारी हैं, आप समझे। तो 2003 के अंदर काफी बढ़ चुका था। और 2003 के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मनोज रघुवंशी थे उसके मॉडरेटर। उस टाइम में भी मैंने लेफ्टिस्टों के सामने वीर सावरकर को डिफेंड किया था, अभी भी याद है मुझे। तो ये जो श्रृंखला है पूरी सावरकर जी को बदनाम करने की, ये शुरू होती है 2002-2003 से। वो ऐसा दौर था जिसमें मुस्लिम वोटों की जो भूख है, सो कॉल्ड स्टूडेंट सेक्युलर पार्टीज और लेफ्टिस्ट और जो पैन इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, उनके लिए बढ़ चुकी थी बहुत। और को सावरकर जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक है। तो हमें विभाजन वाली राजनीति को अगर फैलाना है तो सावरकर को मात करना बहुत जरूरी है। जो लोग विभाजनकारी पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, उनके लिए सावरकर को मात करना बहुत जरूरी है, वरना उनका पॉलिटिक्स ही एंड हो जाएगा, समझा। तो ये आक्षेप चलते रहे। हर साल होते थे, हर साल एक आध दो बार तो सावरकर अटैक होता ही था। फिर 2018 में मुझे ख्याल आया कि हम जो डिफेंड कर रहे हैं सावरकर को, जो सावरकर प्रेमी है या सावरकर सपोर्टर है या देशभक्त है, वो डिफेंड करने का काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। क्योंकि हम डिफेंड करते थे कि वीर सावरकर बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, है ना, और उनका सम्मान करना चाहिए, ये हमारा डिफेंस था। उन्होंने एक होल पंच कर दिया था, ये कह के उन्होंने माफी मांगी थी, समझा। तो 2018 के अंदर मैंने एक नया नैरेटिव शुरू किया जो मेरी किताब के स्वरूप में परिवर्तित हुआ। अंत में मैंने ये कहा कि वीर सावरकर क्रांतिकारी को देश पूरा जानता है, पर वीर सावरकर ने जो देश के विभाजन को रोकने का प्रयास किया और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से दूर रख के भारत ने कितना अपना नुकसान किया,
इस बात पे बोलना मैंने शुरू किया और मैंने कहा कि वीर सावरकर वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समय बड़े भविष्यवक्ता है। 70 सालों में जो भी आपत्तियां आई भारत पे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, उन्हीं सभी आपत्तियों की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी और ये नैरेटिव मैंने शुरू किया। अखंड भारत की हम बात करते हैं और अखंड भारत के कहीं ना कहीं वीर सावरकर जी ही एक कह सकते हैं समर्थक थे। जहां आप बात करते हैं कि टू नेशन की उन्होंने बात की, जहां आप बात करते हैं कि देश के विभाजन की बात की, जहां आप बात करते हैं कि देश को तोड़ने की बात की, तो वहीं आप ये भी तो बात करते हैं कि 1930 में अगर जो प्रयागराज में जो अभी का प्रयागराज है, उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, उस समय मुस्लिम लीग की बैठक में क्या बात हुई थी? टू नेशन की बात तो वहां शुरुआत हुई थी। तो कहाँ से वीर सावरकर पे ये ब्लेम आ जाता है कि देश को तोड़ने की बात उन्होंने की, टू नेशन की बात उन्होंने की? आपको क्या लगता है? इसको हमने बहुत अच्छी तरह समझाया है। इसके अंदर देखिए, हमने इसमें ये बड़ी यूनिक किताब है भारत के इतिहास के अंदर, भारत के 70 साल के इतिहास में। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का हेडिंग है डॉन ऑफ द सावरकर एरा। जिनसे 70 हटाना, ये डॉन ऑफ द सावरकर है, सावरकर एरा का उदय है, सावरकर युग का उदय है। ठीक है। फिर राम मंदिर के द्वार खुलना, ये सावरकर युग का उदय है। ये हमने समझाया उसके अंदर, उस किताब, ठीक है, उस इंट्रोडक्शन के। फिर पहला चैप्टर है, वो है अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल के ऊपर, जो भारत में पैन इस्लामिस्ट पूरा जो एक वातावरण बना, उसके अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल था। ऐसे प्रोग्रेसिव है मुसलमानों के लिए, लेकिन है पैन इस्लामिस्ट, समझा। तो उसको हमने समझाया कि किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में जाने से रोका, ये कह के कि आप मेन स्ट्रीम में हिंदुओं के साथ जुड़ जाओगे तो फिर आपका एजेंडा, मुसलमानों का एजेंडा इस देश में सेट नहीं हो पाएगा। क्या? तो वो फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है हमारा कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां, उसकी क्या कीमत देश को चुकानी पड़ी। और थर्ड चैप्टर हमारा है अंडरस्टैंडिंग सावरकर हिंदुत्व। इस चैप्टर में हमने पूरा समझाया है कि वीर सावरकर का जो हिंदुत्व है, उसके अंदर दूसरे धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं है। नहीं, उन्होंने स्पेशल हक मांगा है हिंदुओं के लिए, उन्होंने सिर्फ इक्वल हक की लड़ाई लड़ी है, समान अधिकार की लड़ाई थी उनकी। वो मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भारतवर्ष के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करना, हिंदू हकों का हनन करके, ये देश के साथ धोखाधड़ी है। तो वीर सावरकर, हम ये कहते हैं कि जो ये मुसलमान रणनीतिकार थे, जो पैन इस्लामिस्ट एजेंडा सेट करना चाहते थे, वो तीन ही लोगों को मिसलीड नहीं कर पाए। एक वीर सावरकर, एक अंबेडकर और एक बीएस मुंजे करके नेता हो गए हिंदू महासभा के।